हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, ऑकलैंड और कैंटरबरी का मैच जो कि होने जा रहा है। तो ये मैच होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवल में, जो कि ऑकलैंड का होम ग्राउंड है। करंट पोजीशन की मतलब पिछले सीजन की पोजीशन की बात करें तो ऑकलैंड आपको पता ही होगा कि ग्रुप स्टेज में तीसरे स्थान पर थे और रनर्स हुए थे आखिरकार। कैंटरबरी उनसे ऊपर ख़त्म किया था उन्होंने। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो ऑकलैंड 3-1 से आगे है। तो ऑकलैंड के मैचेस हमने पहले भी कवर करे हैं और वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि इनिशियली अभी जो ऑकलैंड के मैचेस होंगे ना वो बहुत रिस्की होंगे। ठीक है, क्योंकि जिन जिन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं वो मतलब अवेलेबल नहीं है टीम के साथ, और जो प्लेयर्स अवेलेबल है उनके कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है। तो कुछ हद तक कॉमन सेंस और कुछ हद तक आप कह सकते हैं रैंडम सिलेक्शंस के ऊपर ही हमें डिपेंड करना पड़ रहा है ऑकलैंड के मैचेस में। कुछ कुछ चीज़ें सही गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं। लेकिन आप इस मैच से मैं कहूँगा ऑकलैंड के मैचेस से ज़्यादा उम्मीदें ना ही रखें तो बेहतर। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ताकि आपको ना लगे कि ये मैच बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। एक्सपेक्टेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही कम ही रखना, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जैसा मैं कहता हूँ कि 4 मेंबर या उससे बड़े लीग्स खेलना, ताकि आपका कम इन्वेस्टमेंट हो लेकिन अगर आपको फ़ायदा हो तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। अच्छा, इस ग्राउंड में बात करें तो बराबरी का माहौल चल रहा है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो टोटल जो 10 मैचेस के रिजल्ट आए हैं, 5 जीते हैं 5 हारे हैं ऑकलैंड ने, मतलब डोमिनेशन वाला कुछ नहीं है। जल्दी से आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। एक मैच को छोड़कर, जो 5 मैचेस आपको मैं दिखाऊंगा उनमें से एक मैच को छोड़कर हमेशा ही कैंटरबरी को एज ए बैटिंग साइड प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है इस फिक्सचर में। ठीक है, ऑकलैंड की बैटिंग भी बहुत खास कुछ नहीं हुई है। अगर एक आध बड़ा इनिंग्स आ जाए तो आ जाए, नहीं तो उनके भी बैटिंग में इश्यूज रहे हैं। लेकिन एक ही मैच हुआ है और वो मैच हुआ था आखिरी मैच जो इस ग्राउंड पे खेली थी दोनों टीमें। तो उस मैच को छोड़कर बाकी हर मैच पे आपको एक पैटर्न सा देखने को मिलेगा। ठीक है, नोटिस करते रहो। देखो, ऑकलैंड ने यहाँ पर बना था 168। ठीक है, रन बनाया था किसने? चैपमैन का 101। मतलब बाकी जो टोटल 7 बैट्समैनों ने बैटिंग पकड़े, बाकी के 6 बैट्समैनों ने मिलकर बनाए 60 रन। एक्स्ट्रा वगैरह कुछ होंगे और काचोबा के कुछ रन्स। कैंटरबरी चेस नहीं कर पाई। रन बनाया था बॉवेस ने कुछ, और नीचे से फ्लेचर और लिस्टर के यहाँ पर विकेट से। उसके बाद कैंटरबरी ने पहले बैटिंग करा, फिर से फ्लेचर, नीचे से एलिस, लेकिन टॉप ऑर्डर से कोई रन नहीं। रॉनी हीरा इनके विकेट से, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। ये हुआ था सेकंड थर्ड लास्ट मैच जो कि ऑकलैंड में ही हुआ था। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो रॉनी हीरा हैं, इन्होंने यहाँ पर 4 विकेट निकाला था। ऑकलैंड ने चेस तो कर लिया, लेकिन रन्स बनाया था किसने? देखिए, रॉबर्ट ओडोनिल, फिर से चैपमैन और कचोपा हैं। विकेट टेकर्स में से विलियम्स और मैककॉन्शी। तो ये है थर्ड लास्ट मैच जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी इसी सेम ग्राउंड पर। सेकेंड लास्ट मैच देखते हैं। यहाँ पर भी कचोपा के रन से ऑकलैंड का बैटिंग यहाँ पर भी कुछ खास अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन कैंटरबरी ने इस बार चेस कर लिया था, डिस्पाइट यहाँ पर भी उनकी बैटिंग जो है सही नहीं रही थी। कॉमन प्लेयर्स में से हमें लिस्टर दिख रहे हैं दोनों ही बार, और एलिस तो अवेलेबल नहीं है। कचोपा के 2 इनिंग्स पे रन थे और उस तरह से खास कुछ नहीं। तो बैटिंग में देखिए आप, उस तरह से खास कुछ हो नहीं रहा है। मतलब 150 के आसपास बन भी रहे हैं। यहाँ पर 160 के ऊपर बना था एक शतक के ऊपर बाद। मार्क चैपमैन ने काफ़ी अच्छा करा हुआ है वैसे इस पिक्चर में। आप हर मैच में कुछ ना कुछ उनका नोटिस कर सकते हैं। पिछले सीज़न की मैच की बात करें तो पहला मैच जो, अच्छा पिछले सीज़न के नहीं, ये है सेकेंड लास्ट सीज़न का आखिरी मैच, मतलब 18-19 वाले सीज़न का। तो यहाँ पर भी यही हुआ था, 122 पर 8 विकेट गिर गए थे। फ्लेचर के यहाँ पर परफॉर्मेंसेस थे, और जो बॉलर्स अवेलेबल थे वो बॉलर में परफॉर्म कर रहे थे उनमें से कोई अवेलेबल नहीं। फ्लेचर का भी आप नोटिस कर सकते हैं, जब भी उनको मौका मिले हैं उन्होंने अच्छा करा है। ऑकलैंड ने काफ़ी आराम से यहाँ पर चेस कर लिया था फिलिप्स के बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके। तो यहाँ तक आप नोटिस कर रहे हैं, स्पेशली कैंटरबरी की बैटिंग जो रही थी वो बिल्कुल भी सही नहीं हुई थी। हमेशा अभी नीचे जाना पड़ रहा है, नीचे वाले बैट्समैनों को रोल पे आना पड़ रहा है। ऑकलैंड की तरफ से फिर भी एक आध बड़ा इनिंग्स आया है, लेकिन कैंटरबरी की बैटिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है। ठीक है, और ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी इसी सेम ग्राउंड पर। तो यहाँ पर मामला पूरा बदल गया था, पूरी तरीके से। 194 फॉर 3, जहाँ पर दोनों ओपनर्स बॉवेस और बॉयल दोनों ने ही यहाँ पर धागा खोल दिया था। ऑकलैंड ने वो रन चेज भी कर दिया, और वो भी 3 गेंद रहे थे। यहाँ पर भी दोनों ओपनर्स ने धागा खोल दिया, मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मनरो। विकेट टेकर्स में थे विलियम्स और यहाँ से सोलिया, जो कि अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये है कहानी। 4 मैच बिल्कुल एकदम एक तरह का पैटर्न चल रहा है। ऑकलैंड फिर भी कुछ हद तक सही कर रही है, कैंटरबरी का उतना खास कुछ नहीं। लेकिन 5वें मैच पे पूरा ही माहौल बदल गया। ठीक है, नीचे वाले बैट्समैनों में से कैम फ्लेचर को जब भी मौका मिला है तब भी उन्होंने अच्छा करा है, बाकी उस तरह से कुछ खास नहीं। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है कि
ऑकलैंड की बैटिंग हमेशा कैंटरबरी की बैटिंग से तो बेटर रही है। ये एक मैच जो हुआ था यहाँ पर ही थोड़ा उनका कुछ गड़बड़ हुआ था, नहीं तो इसको छोड़कर हर मैच पे ही ऑकलैंड की बैटिंग बेटर रही है कैंटरबरी की बैटिंग से। लेकिन फिर से वही बात, जिन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ से रन बनाए थे गप्टिल, मनरो, दोनों ही अवेलेबल नहीं है और हर मैच पे परफॉर्मर्स बदलते जाते हैं। आखिरी जो 2 मैच हुआ है ऑकलैंड का बैटिंग डोमिनेशन हमें देखने को मिला है। टोटल सिर्फ 4 विकेट गिरे हैं और फिलिप्स ने एक बार, गप्टिल ने, मुंडो ने एक एक बार करके रन बनाया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा ही ऑकलैंड के मैचेस फिर से वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट होता हुआ, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है कुछ भी। हेड टू मैच के परफॉर्मर्स की बात करें तो काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन मार्क चैपमैन ने एक शतक जो लगाया था इसके बाद उनका 35 का औसत हो चुका है। रॉबर्ट ओडोनेल भी कुछ जब भी उनको मौके मिले हैं नॉट आउट वगैरह रहे हैं। और ग्लेन फिलिप्स, इनके भी 26 के औसत हैं, 5 में 2 अर्धशतक, और जहाँ पे नहीं बनाया है अर्धशतक वहाँ पर पूरी तरीके से फेल। लेकिन ग्लेन फिलिप्स अभी बॉलिंग भी करवा रहे हैं तो इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कैंटरबरी की तरफ से किसी का भी उस तरह से कंसिस्टेंटली बताने लायक नहीं है। कुछ मैचों में आपने देखा है कि चैट बॉवेज ने कुछ अच्छे पारियाँ खेले हैं, यहाँ पर 90 जैसे बनाया है उन्होंने, उसके बाद बीच में कहीं पे भी रन नहीं। उसके बाद बिल्कुल पहले मैच पर 28 रन था। तो ऐसा पूरी तरीके से हिट और मिस टाइप रहे हैं। जिस दिन चले हैं उस दिन 25-30 रन या 90 तक भी गए हैं, और जिस दिन नहीं तो नहीं। और बॉलिंग में किसी भी बॉलर के नाम बताने लायक नहीं है, कंसिस्टेंटली कोई भी उस तरह से नहीं आ पाए हैं। तो रिकॉर्ड्स तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर सी बात है, आप देख ही सकते हैं रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं है। ट्रेंड थोड़ा वो जो है वो भी आखिरी मैच पे टूट गया था, लेकिन फिर भी अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस की ट्रेंड की बात करेंगे तो आपने नोटिस करा है कि बैटिंग में दोनों ही टीमों के लिए यहाँ पर दिक्कतें खड़ी होती हैं। कैंटरबरी के लिए स्पेशली, ऑकलैंड की तरफ से फिर भी एक आध बड़ा इनिंग्स हमें देखने को मिला है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर कल के मैच में वापस आने वाले हैं, वो है मार्क चैपमैन। कल के मैच में इनकी वापसी होने वाली है, तो ऑफकोर्स आप इनके रिकॉर्ड देख सकते हैं, शतक ऑलरेडी इनका है इस फिक्चर में। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो ये है ओवरऑल जो परफॉर्मर्स हैं इस ग्राउंड में, ग्लेन फिलिप्स, रॉबर्ट ओडोनेल, मार्क चैपमैन, यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे। रॉबर्ट ओडोनेल का औसत यहाँ पर और ज़्यादा हो जाता है, मार्क चैपमैन के भी ठीक ठाक हैं, और ग्लेन फिलिप्स के थोड़े ज़्यादा हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में, ठीक है। इस ग्राउंड के पास ही एक ग्राउंड है, ईडन पार्क ओवल। ये है ईडन पार्क आउटर ओवल, जहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं। और ईडन पार्क ओवल जो मैदान है वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं। रिसेंटली जो न्यूजीलैंड का जो सीरीज़ हुआ था, शायद पाकिस्तान से था, वहाँ पर एक मैच शायद हुआ था वहाँ पे। इस ग्राउंड पे रन्स बनते हैं, मतलब 70% मैचेस में तो 180 के ऊपर कहीं नहीं जाता है। यहाँ पे आराम से यहाँ पर रन्स बन जाते हैं, पेसर्स का डोमिनेशन सब कुछ सही है। लेकिन कुछ कुछ मैचों में ना हमें यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स भी देखने को मिलता है, और वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी अच्छी या कितना अच्छा आपके पास स्पिन अटैक है उसके ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, नोटिस करते रहो। तो देखो पहला मैच है 184 बना, चेज़ नहीं हुआ, लेकिन सामने वाली टीम ने भी 180 बना दिया। पेसर्स के विकेट थे 4 विकेट, माफ करना ये 4 होगा। फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट पेसर्स के नाम थे, दूसरे इनिंग में पेसर्स को 4 विकेट गिरे, लेकिन स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा विकेट मिल गया। उसके बाद 210 बने, चेज़ नहीं हुआ, लेकिन 197 तक बना। पेसर्स के ही अपर हैंड, साथ में एक एक विकेट स्पिनर्स की, और लेग स्पिनर जो थे इन्होंने 2 विकेट निकाले। ओटागो के लेग स्पिनर मतलब माइकल रिपन होते हैं, पता ही होगा आपको। अभी देखो 2 मैच मस्त यहाँ पर रन वगैरह कुछ बने, लेकिन देखो एक मैच यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स ही हो गया। 133 फॉर 9 लीड किया किसने? स्पिनर्स ने, ठीक है। जहाँ पर गप्टिल और नीचे से सोमरवाइल के 21 रन आए, नहीं तो और भी कम रन बन सकते थे, जो कि चेज़ भी कर लिया वेलिंगटन ने। उसके बाद फिर से देखो 30 तारीख को ये मैच हुआ, एक दिन मतलब 31 तारीख को छोड़कर 1 तारीख से फिर से रन बनने लगे 194, जो कि चेज़ भी हो गया, ठीक है। पेसर्स के ही अपर हैंड रहे। उसके बाद 4 तारीख को फिर से एक और चीज़, फिर से बैटिंग कोलैप्स। स्पिनर्स ने यहाँ पर भी लीड किया, जहाँ पर रॉनी हीरा और मार्क चैपमैन थे। पेसर्स में से मैक्लेनगन, लिस्टर, ये कुछ थे। चेज़ हो तो गया, लेकिन स्पिनर्स ने दूसरे इनिंग में भी काम करके रखा हुआ था, ठीक है। अगर मतलब 10 रन ज़्यादा होते तो शायद दिक्कत में आ सकती थी टीम। उसके बाद ये जो आखिरी मैच है यहाँ पर भी मस्त रन बने 170, जो कि चेज़ भी हो गया, आप देख ही सकते हैं। और लेग स्पिनर यहाँ पर बीच बीच में विकेट निकालते रहते हैं। सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स का विकेट जो है अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आप जब बॉलर्स को लेने जाएंगे ना, तो देखिए 3 बॉलर ही मुझे लगता है काफ़ी होगा, ऑलराउंडर वगैरह को छोड़ के मैं कह रहा हूँ। सिर्फ अगर जेन्युइन बॉलर्स आप ले रहे हो तो 3 बॉलर मेरे ख्याल से काफ़ी होना चाहिए। एक और काम जो करना पड़ेगा कि फर्स्ट इनिंग्स में जो भी टीम बॉलिंग करवा रही है उनके बॉलर्स जो है, पेसर्स जो है, आप रख सकते हो। स्पिनर्स, एक स्पिनर जो मेन फ्रंटलाइन स्पिनर होंगे दोनों टीमों की तरफ से, सेकेंड इनिंग्स पे एक स्पिनर को ज़रूर रखना, ठीक है। और आप देख सकते हो कितना इनकॉन्सिस्टेंट है, कभी रन्स बनते हैं और कुछ कुछ रेयरली ही, लेकिन कुछ कुछ मैच में बैटिंग कोलैप्स भी हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो
रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क अगर नहीं लोगे, आपके पास कोई उस तरह से ट्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसके बेसिस पे मैं कुछ बता सकूं, तो रिस्क यही होगा कि हमें दोनों ही टीमों की तरफ से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा बैटिंग में। ठीक है, मैं कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ जिनके हो सकता है रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन कुछ ट्रेंड है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और कुछ कॉमन सेंस है, उसी बेसिस पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, याद रखना रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं है, पूरी तरीके से मैं अपने गट फीलिंग आप कह सकते हो या फिर रैंडम सिलेक्शन जो भी कह लो, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंस, इसी बेसिस पर, कॉमन सेंस, इसी बेसिस पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अभी भी मैं यही कहूँगा कि बैटिंग हेवी टीम बनाओ, क्योंकि शुरुआती मैचेस में मैंने नहीं देखा है यहाँ पे बैटिंग कोलैप्स होते हुए, लेकिन बॉलिंग से भी मैं कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम आपको बता दूंगा, अगर बैटिंग कोलैप्स हो भी जाए तो आपके बॉलर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आपके मिस ना हो जाए। तो प्लेइंग इलेवन की बात करें तो ग्रेम बेगिन स्क्वाड के बाहर जा चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ग्लेन फिलिप्स कल के मैच में ओपनिंग करने आएंगे सिन सोलिया के साथ। उसके बाद विल ओडोनेल, रॉबर्ट ओडोनेल, मार्क चैपमैन और रॉबर्ट ओडोनेल की पोजीशन में ऑल्टरनेशन हो सकता है बेन हॉर्न, ओली प्रिंगल, बेन लिस्टर, दंड्रू फंड्स, विल सोमरवाइल। अभी लुई दिलपोर्ट या रास्टरब्राक में से कोई एक खेलेंगे, और इस पोजीशन पे काफ़ी ज़्यादा कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर लुई दिलपोर्ट खेलते, अच्छा कल के मैच में मोस्ट प्रोबेबली ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी तो देखिए विल सोमरवाइल थे, मार्क चैपमैन भी आ गए हैं, तो मार्क चैपमैन दूसरे स्पिनर का रोल जो है निभा देंगे। और अगर लुई दिलपोर्ट भी खेलते हैं तब तो पक्का हो जाएगा कि ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग नहीं करवाएंगे, मार्क चैपमैन को तो शायद ही कुछ ओवर की बॉलिंग मिल जाए। तो चांसेस हाई हैं कि ग्लेन फिलिप्स को कल के मैच में बॉलिंग नहीं मिले, जो भी करेंगे मोस्टली वो बैटिंग से ही करेंगे, ये पकड़ के चलना। ठीक है, अच्छा इस एक सिलेक्शन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर समझ लीजिए टीम लुई दिलपोर्ट के साथ जा रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पिच में कुछ ना कुछ तो होगा स्पिनर्स के लिए, नहीं तो एक्स्ट्रा 3 स्पिनर टीम नहीं लाएगी। लुई दिलपोर्ट फोर्थ ट्रॉफी में भी काफ़ी अच्छा करके आए हैं, इनकी एक एबिलिटी ये है कि काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलर हैं, और इसीलिए 50 ओवर क्रिकेट में फिर भी इनको हो सकता है कि लोग संभल के खेल लेते हो, लेकिन 20 ओवर क्रिकेट में इनके पास विकेट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक होगा। और अगर मतलब लुई दिलपोर्ट खेलते हैं तो ये जो है आपके 3 मेन पेसर्स होंगे, ओली प्रिंगल, बेन लिस्टर, दंड्रू फंड्स, और तब हो सकता है कि सिन सोलिया को भी आप एक आध ओवर बॉलिंग करते हुए देख लें। ठीक है, चौथे पेसर की अगर ज़रूरत पड़े तो। अच्छा, और अगर लुई दिलपोर्ट नहीं खेलते हैं तब तो राष्ट्रब्राक ही खेलेंगे, और एक्स्ट्रा पेसर का जो ज़रूरत था वो ये यही पूरी कर देंगे। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली फोर्थ ट्रॉफी में 4 मैचेस खेले हैं ऑकलैंड ने, चारों के चारों ही मैचेस में कंसिस्टेंटली रन बनाया था विल ओडोनेल ने, और अभी भी आप देख सकते हैं वो अच्छे फॉर्म पर हैं। उतने मतलब फास्ट प्लेयर नहीं है, मतलब आते ही हिट नहीं कर सकते, टाइम लेते हैं थोड़ा, लेकिन फॉर्म पे हैं। और चारों ही के चारों ही मैच, मतलब एक आध मैच में नहीं, चारों के चारों ही मैचेस में विल ओडोनेल ने कमाल की बैटिंग करी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा प्लेयर चाहिए ऑकलैंड के बैटिंग से जिनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपके लिए कर सकते हैं, टीम में हो सकता है विल ओडोनेल को सभी रखेंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए शायद कोई नहीं सोचे, तो उस हिसाब से विल ओडोनेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर बन सकते हैं। दूसरे हैं रॉबर्ट ओडोनेल, रिकॉर्ड्स तो इनके सारे अच्छे हैं ही, फॉर्म भी अच्छा है, और इन्होंने भी कंसिस्टेंटली रन बनाई हुई है। अभी मैं क्यों नीचे वाले बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, ना ही ऊपर वाले बैट्समैनों की, क्योंकि सामने वाली टीम जो है ना कैंटरबरी, इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और ये एक चीज़ है जो कंसिस्टेंटली इनके लिए अच्छी होती है, बैटिंग इनका कंसिस्टेंट नहीं है, चैट बॉयज़ के ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ, अगर वो करे तो करे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए, लेकिन बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है, स्पेशली मैट हेनरी के जुड़ जाने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। तो इसीलिए मुझे एक्सपेक्टेशन यही है कि टॉप ऑर्डर में 1-2 जल्दी विकेट तो आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। अभी उस सूची में विल ओडोनेल का नंबर भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि विल ओडोनेल का फॉर्म अच्छा है, आप देख सकते हैं ग्लेन फिलिप्स अभी भी बैटिंग से कुछ खास उन्होंने करा नहीं है, फोर्थ ट्रॉफी में वो खेले नहीं थे, बॉलिंग मोस्ट प्रोबेबली कल के मैच में नहीं करवा सकते हैं, तो मुझे लगता है एक टेकेबल रिस्क ग्लेन फिलिप्स हो सकते हैं। ठीक है, बाकी विल ओडोनेल, रॉबर्ट ओडोनेल ने बता दिया। मार्क चैपमैन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये बॉलिंग करवा सकते हैं। बैटिंग में इंटरनेशनल जो मैच खेले थे उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी, बाकी ज़्यादा पता नहीं है किस तरह के फॉर्म पे ये होंगे। नीचे बेन हॉर्न भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट मैच में तो धमाका मचा दिया था अपनी बैटिंग से, पिछले मैच पर भी कोशिश कर रहे थे लेकिन रन आउट हो चुके थे। एक और बैट्समैन नीचे अगर आपको बैटिंग ऑप्शन ढूंढना है आप इनके साथ जा सकते हो,
मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फिर से 60 रन 30 बॉल्स ऐसा कुछ बना देंगे, लेकिन 20-25 रन की भी इनिंग्स अगर वो खेलते थे तो काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि कीपिंग की ये काफ़ी पॉइंट्स देते हैं। पिछले मैच में भी आपने नोटिस करी होगी, विदाउट टेकिंग द बैट उन्होंने 44 पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। बॉलिंग में बात करी जाए, बेन लिस्टर हाईली इनकंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं, नहीं तो मतलब इनको ड्रॉप करने की रिस्क कोई नहीं लेता, लेकिन बहुत ही इनकंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं। डनरूफेंट्स अभी तक कुछ खास उन्होंने करा नहीं है, लेकिन विकेट्स निकाला है, जो फैंटेसी प्लेयर के तौर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेन लिस्टर जिस दिन इनका अच्छा दिन चला जाएगा ना, ये आपको विकेट्स तो देंगे ही, इकोनॉमी का बोनस प्लस दे के जाएंगे। ठीक है, और जिस दिन नहीं लेंगे कुछ भी तो बिल्कुल खाली, और इकोनॉमी का भी कुछ नहीं मिलेगा। और दन्नू फंड्स इकोनॉमी का कुछ कर नहीं रहे हैं, रन्स तो इनको पड़ ही रहे हैं, लेकिन डेथ ओवर में बॉलिंग मिल रही है तो विकेट्स निकाल रहे हैं। विल समरवाइल इस ग्राउंड पे हमेशा ही विकेट निकालते हैं, एक दो करके, और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। लुई देलपोर्ट अगर खेलते हैं ना, इनको बड़ी लीग में डेफिनेटली ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री कहता है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे हमेशा ही दिक्कतें आई हैं कैंटरबरी को। और अगर आप नोटिस करेंगे, सामने बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिनके लिए बाहर बॉल लेके जाएंगे लुई देलपोर्ट, लगातार 4 5 6 तक यहाँ पर बैट्समैन जो हैं ये भी मतलब हैं, सारे के सारे ही यहाँ पर राइट हैंडल बैट्समैन हैं, तो उनके लिए दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं आपके लिए लुई देलपोर्ट। और अच्छे फॉर्म पर हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं, तो ये एक अच्छे पंट बन सकते हैं आपको बॉलिंग से। कैंटरबरी की तरफ से बताया जाए, चैट बॉवेस ने पिछले मैच में धागा खोल दिया था, लेकिन चैट बॉयज़ के बारे में जो चीज़ मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट प्लेयर हैं। मतलब जब सारी चीज़ें इनके सपोर्ट में रहेंगी, रिकॉर्ड्स अच्छे रहेंगे, कंडीशन अच्छा रहेगा, सब कुछ इनके सपोर्ट में रहेगा ना, तभी आप देखेंगे चैट बॉयज़ ने आपको डुबो दिया है। लेकिन इनको ड्रॉप करना मतलब बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन अपने दिन पे सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखते हैं। दी बेस्ट फॉर्म पे चल रहे हैं केन मैकलॉर। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये फिर से ताबड़तोड़ शुरुआत देंगे, 20 गेंदों में 40 रन बना देंगे, लेकिन रन्स तो ये ज़रूर बनेंगे, ये मुझे उम्मीद है जिस फॉर्म पे ये चल रहे हैं। और ओपनिंग पे आने के बाद पिछले मैच में जो फ्रीडम से वो खेले हैं, उससे तो और भी समझ में आ रहा है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। कोल मैककॉन्शी बिल्कुल ही फॉर्म पे नज़र नहीं आ रहे हैं, टीम के कैप्टन हैं, प्रॉपर बॉलिंग भी करवा रहे हैं, बैटिंग भी नंबर 3 4 तक आ जा रही है, लेकिन फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं अभी के लिए। टॉड एसल अभी तक खास कुछ मौका इनको नहीं मिला है, लेकिन लेग स्पिनर हैं, तो इस ग्राउंड पे हमेशा इंपॉर्टेंट इनका ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद नीचे से कैम फ्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, गलती से भी इनको मिस मत कर लेना। ठीक है, और बाकी बॉलिंग में ये कुछ ऑप्शंस होंगे, सीन डेवी वगैरह अगर खेलते हैं तो। पिछले मैच में मिच है खेले थे, देखना होगा कि सीन डेवी या मिच है में से कोई एक खेलेंगे। तो मेरे लिए कैंटरबरी की तरफ से जो प्लेयर्स टेकेबल हैं वो है स्मॉल लीग में केन मैकलॉर, टॉड एसल, कैम फ्लेचर, और इन तीनों में से कोई दो। अगर आप चाहो तो तीन को भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकता है, अगर बहुत हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हो जाए तो बॉलर ज़्यादा लेना फ़ायदेमंद नहीं होगा। और बड़ी लीग में मतलब छोटी लीग में चैट बॉयज़ को लेके चलना, लेकिन बड़ी लीग में कोशिश करने को ड्रॉप करने का, क्योंकि कंसिस्टेंसी की कमी थोड़ी बहुत है। अभी अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं, ऑकलैंड की बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है, विकेट्स भले ही निकले लेकिन अच्छी नहीं हो रही है, रन्स उनके बॉलर्स दे रहे हैं। अगर बेन लिस्टर अच्छा करे, ये एक चीज़ है, इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर बेन लिस्टर ने शुरुआत अच्छा दे दिया तो उनका भी मैच अच्छा जाएगा, ऑकलैंड की भी बॉलिंग अच्छी जाएगी। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं कर पाए ना, तो ये जो बैटिंग ऑर्डर है ना, मुझे नहीं लगती इतनी दूर तक जाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। चैट बॉवेस, जैक बॉल पिछले मैच की जिस तरह से बैटिंग करी थी केन मैकलॉर्ड ने, ये दोनों ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाकी बॉलरों पे नज़र रखेंगे ना, तो बेन लिस्टर को छोड़ के ओली प्रिंगल, इवन विल समरवाइल, सभी को रन्स पड़े थे। ग्लेन फिलिप्स ने बीच में 1 2 ओवर की बॉलिंग करवाई थी, लेकिन खास कुछ इफेक्टिव नहीं वो भी हो पाए थे। एक मैच में विकेट निकाला, दूसरे मैच में नहीं। तो ऐसा, तो बॉलिंग को लेकर इश्यूज़ हैं ऑकलैंड की तरफ से, विकेट्स भले ही निकले, रन्स पड़ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ चैट बॉयज़ को स्मॉल लीग में मत छोड़ो। ठीक है, बड़ी लीग में आप चाहे कुछ भी करो। तो ये है पूरी तरीके से मेरा कॉमन सेंस, मेरा गट फीलिंग्स। अगर आपको कुछ वीडियो देख के हो, या जितने मैचेस हमने कवर करे हो 4 ट्रॉफी से यहाँ तक के, उनको देखकर आपको कुछ भी अलग लग रहा है, तो आप उस हिसाब से टीम फॉर्म कर सकते हो। लेकिन जो जो चीज़ मैंने बेसिक आपको बताने की कोशिश करी है, उस हिसाब से सोचना। मुझे लगता है कि ये मैच पे आप रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ज़्यादा नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें, ऑकलैंड के होकर फिलिप्स और सोलिया सेफेस्ट पिक में होंगे। काफ़ी लोग इनके आसपास घूम रहे हैं। सोलिया ओपनिंग कर रहे हैं, बॉलिंग तो अभी तक नहीं करवाई है इन्होंने, लेकिन इस ग्राउंड पे आप सोलिया को मिस नहीं कर सकते। ऑकलैंड पे हमेशा ही सोलिया कुछ ना कुछ करते रहते हैं,
चाहे वो बैटिंग से हो, और बॉलिंग अगर मिल जाती है, मिल सकती है, कल के मैच में चांस तो हैं, देखना होगा। उसके बाद विल ओडोनिल हमारे लिए बहुत बड़े वाले पंट बनने वाले हैं ये कल के मैच। पंट मतलब टीम में तो सबके होंगे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद मार्क चैपमैन, और बॉलिंग में डन रूफेंस और लिस्टर में से कोई है। कैंटरबरी की तरफ से बॉयस और एसल, अभी सेफेस्ट एसल का सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी लोग इनकी इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। उसके बाद मैककॉन्शी और मैकलोर। रिस्क लेना है तो फ्लेचर कीपिंग सेक्शन से आपको मिलेंगे, और डेवी और विलियम्स में से कोई है। किसी भी बॉलर को आप ट्राई कर सकते हो। विलियम्स का बेटर फॉर्म था फोर्थ ट्रॉफी में, उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो ये रही सारी चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का एक टीम फॉर्म करा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बेन हॉर्न के जगह पे सोलिया को ले सकते हो, क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है और एक्सपीरियंस है कि सोलिया को आप ऑकलैंड पे मिस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं, तो ये एक ऑप्शन है। अगर आप चाहो इनको ड्रॉप कर सकते हो। रिस्की तो ज़रूर होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये पूरा मैच ही रिस्की है, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास दो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, नट्टल और विलियम्स। अच्छा, विलियम्स स्ट्राइक बॉलर नहीं है, विलियम्स थोड़ा लेट आते हैं। तो अगर आप चाहो इनके जगह पर मैट हेनरी को भी ऐड कर सकते हो, तो दोनों स्ट्राइक बॉलर आपके पास हो जाएंगे। और अगर आपके पास दोनों स्ट्राइक बॉलर हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको दोनों में से एक ओपनर तो मिनिमम छोड़ना ही पड़ेगा, और टॉप 3 में से दोनों को छोड़ना पड़ेगा। और मैंने क्योंकि नंबर 3 विल ओडोनिल को रखा है, तो मुझे लगता है सोलिया को छोड़ना बनता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मैट हेनरी और नट्टल दोनों को ऐड करते हो तो, क्योंकि मैंने दोनों में से एक को रखा है, तो सोलिया को मैं रख रहा हूँ इस कॉम्बिनेशन में। उसके बाद नीचे से विल ओडोनिल और मार्क चैपमैन रख दिया है, और कोई बैटिंग के लिए मैंने नहीं रखा है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि विल ओडोनिल ही यहाँ पे काफ़ी हद तक मेरा काम कर देंगे। रॉबर्ट ओडोनिल का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर मेरे को लेने लायक जगह नहीं मिल रहा है। नीचे कुछ हद तक बैटिंग सोमरवाइल भी कर सकते हैं। और यहाँ से बताया जाए चैट बॉयज़, मुझे खास प्रेफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। भले ही इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, आखिरी मैच पर इन्होंने बहुत बड़े युवा बल्लेबाजी करी है, लेकिन जितना मैंने इनको ऑब्जर्व करा है, ये कभी भी कंसिस्टेंटली रन नहीं बना पाते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है कि कभी नहीं बना पाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये हुआ है कि कंसिस्टेंटली ये कभी भी एक दो मैच में लगातार रन नहीं बनाते हैं। रिकॉर्ड्स तो ऑफकोर्स किसी के भी उस तरह से नहीं है, तो यही ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। बाकी स्मॉल लीग में रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केन मैकलोर फॉर्म पे हैं, कंसिस्टेंटली फॉर्म पे चल रहे हैं, और ओपनिंग पे आने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रीडम के साथ खेल रहे हैं, तो इसीलिए मैं उनको ड्रॉप नहीं करना की सजेस्ट दूंगा। टॉड रसल मैंने बता दिया, लेग स्पिनर है, इनको मिस नहीं कर सकते आप। और कैम फ्लेचर तो मेरे लिए डिफ़ॉल्ट पिक है ही। मैंने यहाँ पर काफ़ी रिस्क लिए हैं। मैंने यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स को ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि मुझे इनिशियल स्ट्राइक्स की उम्मीद है। मैंने यहाँ पर रॉबर्ट ओडोनल को नहीं रखा, इनको मेरे को रखना था, लेकिन स्पेस नहीं मिल रहा। मार्क चैपमैन ऑलराउंडर की तरह काम आएंगे मेरे लिए, इसीलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। और दंड्रू फंड्स को मैंने नहीं रखा है, उसके जगह पर मैंने बेन लिस्टर को रख लिया है, ठीक है। दोनों में से एक को ही रखना। अगर दंड्रू फंड्स को रख लेते हो आप, तो एक्सपेक्टेशन रखना कि चैट बॉयज़ ज़रूर ना कुछ करेंगे, क्योंकि अगर बेन लिस्टर नहीं चलते हैं तो चैट बॉयज़ का चलना पक्का है, ठीक है। क्योंकि धनरू फंड्स विकेट भले ही लें, लेकिन इनिशियली वो उतना काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर बेन लिस्टर चल जाते हैं, तो इनिशियली एक दो विकेट तो जल्दी ज़रूर गिरेंगे, ये आप करके चल सकते हो, ठीक है। तो यही दो तीन कॉम्बिनेशन है जिसके साथ आप बड़ी लीग में चाह सकते हो, या फिर छोटी लीग में भी अगर आप एक दो टीम बनाते हो, ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो। कैप्टन मस्कुलिन चॉइस की बात करें तो मैं शायद विल ओडोनिल के साथ जाऊँ पर्सनली, अगर बैट्समैन में से किसी के साथ जाना हो तो। उसके बाद मार्क चैपमैन, ये ऑलराउंडर की तरह आपके लिए काम पाएंगे। और यहाँ से चैट बॉयस और मैकलोर का भी ऑप्शन है। और बॉलरों में से लेना रिस्क हो सकता है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे रन भी बन जाते हैं, और अगर हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हो गया तो आपका तो पोपट हो जाएगा बॉलरों में से रखने के अगर आप रख दोगे तो। इसीलिए मैं इनिशियली बॉलरों के साथ सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी लीग में स्ट्राइक बॉलर जैसे कि बेन लिस्टर, विल विलियम्स, नट्टल, इनके ऊपर ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।